अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूह आरम, जिसके राइटर हैं अरीज शाह। प्लीज़ अगर आपको नावल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए बढ़ते हैं नावल की तरफ। अरबी को लड़कियों की शादी इतनी बोरिंग होती है क्या? यारम ने कहा। ये सारी चीज़ें तो अक्सर देखती रहती हो। शादी एक ही बार होनी है। इनकी तरह कोई गाने वगैरह गाओ। बाहर देखो, आवाज़ आ रही है। किस तरह से जला जला कर गा रहे हैं। ऊपर से कितने बुरे सिंगर हैं ये लोग। डेवल, अगर तुम इतने ही अच्छे सिंगर हो तो तुम गा लो। वैसे भी यहाँ पर जलने से बेहतर है हम भी कुछ कर ही ले। जब तो मेरी टीम में आए थे ना, तभी मैंने अंदाजा लगा लिया था मेरी शादी बोरिंग ही होनी है। लाला ने इसे देखते हुए कहा। मतलब तुम्हें लगता है मैं इन लोगों की तरह गाने नहीं गा सकता? यारम के लहजे में भी गरूर था। क्या तुम गा सकते हो? लैला ने पूछा। इनसे बेहतर, यारम जवाब देते हुए जमीन पर बैठा और इनकी सारी चीजें एक साइड लगाने लगा। मुसलमान, जल्दी से ढोलकी लेकर आओ। दरवाजा पूरा खोल दो। हमारी आवाज भी वहां तक जानी चाहिए। यारम ने दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया और फिर इन्हीं की तरह ऊंची आवाज में गाना गाना शुरू किया। सुन सोनिया, सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। लाला ने मुंह खोलकर इसकी तरफ देखा। इसे उम्मीद ना थी कि यारम इतना अच्छा गाता है। यारम ने जैसे ही गाना गाना शुरू किया, बाहर कमरे की आवाज पहुंच चुकी थी। वाह, ये गाना कौन गा रहा है? सबसे पहले रूह बोली। इनकी टीम में तो बस एक ही लड़का है, यारम। और कौन होगा? मसूमा अच्छे गाने की उम्मीद नहीं जा सकती, लेकिन यारम, क्या मेरे यारम इतना अच्छा गाते हैं? रूह दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे मासूमियत से बोली तो खजर बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ, वो कॉलेज में बहुत अच्छा था। हाउ स्वीट, मैं सुनकर आती हूँ। रूह फौरन वहां से उठी और इनके दरवाजे की तरफ आई। लगता है डर तो छोड़ना जाए, चाहे तो जाने संग ले जाए। दिल की धड़कन, आंखों का दीदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। यार अपनी खूबसूरत आवाज पे अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, जबकि दरवाजे पर रूह इसकी आवाज के शहर में पूरी तरह से रफ्तार बस ऐसे ही देखे जा रही थी। जब यारम की बेख्तियार नजर सामने दरवाजे पर पड़ी, वो अपनी जान को सामने देखकर बेसाख्ता डिंपल नुमाया हुए। सुन सोनिया, सुन दिलदार। जब खिजर और शौफ को इसकी तरफ आता देखकर मासूमा ने जल्दी से लैला का घूंघट खींचा। रूह, आज तो इनकलाब हो गया। यारम सर ने तुम्हारे लिए गाना गाया। अब तो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही पड़ेगा। मुसुमा के कहने की देर थी, साथ साथ सबने तालियां बजाना शुरू कर दी। रो ने एक नजर सबकी तरफ देखा। जब यारम ने इसका चेहरा थामकर इसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया और फिर आंखों से इशारा किया। तेरी परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में बसी हूँ, मैं तुझ में खो जाऊंगी। मेरी पलकों पर तेरा इजहार, खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। सुन सोनिया, सुन दिलदार, बस खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वो गाते गाते इसके सीने पर सर रख गई। खुदा की अनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में, आंखों में मेरे यार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। इसको शर्माता हुआ देखा यार ने इसे मजीद अपने करीब कर लिया, जिसपे सब ने दबी दबी हंसी हंसी, जबकि खजर तो बस नजरें बचाकर लैला को देखने की कोशिश कर रहा था और मासूमा इसे खजर की नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चलो लड़के वाला, वापस चलो। शरफ जो इन्हें इस कदर करीब देकर इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो दोनों मुखालिफ पार्टी में बोल रहे हैं। और फिर जब रुको इसे जैसे ही याद आया कि दोनों मुखालिफ पार्टी हैं, जल्दी से यारम को बाहों से अपने हाथ खींचे और शर्माते हुए खजर का हाथ थामा, जो अभी तक लैला को देखने की कोशिश में लगा हुआ था, और बाहर निकल गए। वापिस आने के बाद भी ना जाने कितनी देर यारम की आवाज में खोई रही। हाय मैं सदके, मेरी यारम तो सिंगर है। वो खोए हुए अंदाज में बोली तो खजर और शौफ ने इसे देखा, जो अपनी बातों में मसरूफ थे। ओए लड़की, तुम तो अपने मियाँ की आवाज से बाहर ही नहीं निकल रही हो। वो मुखालिफ पार्टी में है। शौफ ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन यारम की आवाज अल्लाह किसी की नजर ना लगे। वो फिर से बोली। तुम ऐसा करो, इसी की पार्टी में चली जाओ, गद्दार कहेंगी। शौफ अब जलकर बोला था तो रूह ने इसे घूर कर देखा। घूरो मत मुझे, जिस तरह से तुम इसकी आवाज पर मरी जा रही हो ना रूह, मैं यही कह सकता हूँ, आज उन्होंने हमसे बेहतर गाना गाया, कल ना जाने क्या करेंगे। रूह, हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले हमेशा लड़की वालों से बेहतर और ज्यादा हल्ला गुला करते हैं। शौफ ने समझाया। हाँ शौफ, लेकिन हमारी रूह ने बहुत अच्छा गाया है। हमारी रूह ने भी तो अच्छा मुकाबला किया है मुखालिफ पार्टी का। खिजर ने तारीफ की। एक मिनट, हम शादी करेंगे या जंग या मुकाबला?
मुखालिफ पार्टी, ये सब कुछ क्या है? रू ने परेशानी से कहा। जहाँ शादी की तकरीब में मैदान जंग छिड़ चुका था, लड़की कभी किसी की शादी पर नहीं गई? क्या श्रॉफ ने अपने माथे पर हाथ मारकर इसकी अकल पर मातम किया। श्रू, ये एक किस्म का वार है लड़के वाले, कभी लड़की वालों को अपने से बेहतर नहीं होने देते, वरना लड़के को हमेशा लड़की की गुलामी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, श्रॉफ ने समझाया। लेकिन श्रॉफ भाई, खजर भाई ने तो वैसे भी लैला का गुलामी बनकर रहना है, देखा नहीं आपने कैसे देख रहे थे लैला की तरफ छुपकर? रू ने खिजर की चोटी पकड़ी तो इधर उधर देखने लगा। मतलब हमारा सबसे मजबूत हथियार ही कमजोर है? श्रॉफ ने बेयकीनी से इसे शर्म दिलाती नजरों से देखा। यार वो इतनी प्यारी लग रही थी कि खिजर ने अपनी गलती कबूल की। तुम ठीक कह रही हो रू, इसकी हरकतें ही गुलामों वाली हैं, श्रॉफ ने गुस्से में कहा। वही तो, इस मुकाबले का रिजल्ट ही फेल है, हम सब मिलकर शादी एंजॉय करते हैं ना, छोड़े ये मुकाबला वगैरह, रू ने कहा। तो बिल्कुल ठीक कह रही हो रू, हमें तो उसमें भी साथ ही करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, वो इतनी दूर बैठी और मैं यहाँ? खजर ने उदासी से कहा। खजर भाई, मुकाबला ना होने की सूरत में भी रस्में अलग अलग ही होंगी। रू ने अपनी हंसी छुपाई जिस पर खजर का मुंह बन गया। सुबह यारम इससे नाराजगी जाहिर कर रहा था। दिन में इसने कहा था कि वो रूह रात में इससे मनाएगी तो वो राजी होगा, जबकि वो नाराजगी से इसने किसी पर जाहिर ना होने दी। कमरे में सोनू को लेकर जाते हुए इसे अचानक ही यारम का ख्याल आ गया। कल सोनू की वजह से यारम इससे नाराज हुआ था, इसने सोनू को मासूमा के पास छोड़ा जिसने खुशी खुशी सोनू का रख लिया। अब इस कमरे में जाने का इरादा था, पता नहीं वो इससे नाराज था भी या नहीं, लेकिन फिलहाल रूह इसी के पास जाना चाहती थी। वो कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। यारम सो गया क्या, वो कहते हुए आगे आई। यारम सो गए क्या, वो कहते हुए बेड के करीब आकर पूछने लगी, जब किसी ने अचानक इसे अपनी बाहों में लिया। इसे ही तो अपनी प्यारी सी बीवी ने मुझे मनाया तक नहीं। यारम ने झुकर इसके गालों को चूमा। डार्लिंग, कैसे मनाओगी मुझे? वो इसे बाहों में उठाता बेड पर ले आया। उन्होंने इसके गले में बाहें डाली। आप बताएं कितने नाराज हैं, इसी हिसाब से मनाऊंगी, रू के इसी अंदाज में बोली। बहुत 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 ज्यादा नाराज हो, यारम की छोटी सी नाक को छूकर बोला। बहुत 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 ज्यादा नाराज मतलब आसानी से नहीं मानने वाले? रू ने डरने की आंखें की। बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरी छोटी सी जान को, यारम ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर नहीं मना पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी इतना ज्यादा रूठे हुए इंसान को नहीं मनाया। यारम ने एक झटके देकर इसको अपने ऊपर किया। ट्राई तो करो, मैं जल्दी मान जाऊंगा, यारम ने ऑफर की। आंखें बंद करें, रू ने कहा। किस करोगी, यारम ने मुस्कुरा कर पूछा। ओह गंदे, बंद तो करे पहले, रू ने घूर कर कहा। ये भी इस अंधेरे में तुम्हारी घूरियां महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नजर आओगी, यारम शरारती अंदाज में बोला। लेकिन कमरे में इतना अंधेरा अभी नहीं था कि यारम को नजर ना आए। बाहर लगी लाइट्स की वजह से अंदर कभी लाइट ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी, लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। याराम का इरादा आज पक्का इससे किस लेने का था, तभी तो इसे मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। रू ने आस्की से अपना आप इसकी बाहों से छुड़ाया और इसके दिल के मुकाम पर लब रख दिए। फिर वही अपना कान रखकर लेट गई। आपको पता है मुझे ये जगह बहुत पसंद है, और ये आवाज़, याराम आपको पता है मुझे लगता है कि आप हर धड़कन के साथ मेरा नाम पुकारते हैं। ऐसा लगता है आप अपनी हर सांस के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता है था मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन वो गलत थी यारम, मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती, इसीलिए सारिम के हाथों तलाक के कागजात मंगवाए थे तुमने, यार ने इसकी बात काटते हुए कहा। नहीं यारम, वो पेपर्स मैंने नहीं मंगवाए थे, सारिम भाई खुद लेकर आए थे। कल वो मेहंदी पर आएंगे ना, आप खुद पूछ लीजिएगा उन्हें, वो कागजात सारिम भाई खुद ही लाए थे, मुझे तो पता भी नहीं था वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। रूह ने कहा। तो यारम को अपनी गलती का एहसास हुआ, इसने रूह को इतनी बड़ी सजा दी, वो सजा जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त रूह का मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो तो ठीक है बेबी, लेकिन मैं किस फिर भी लूंगा, यार ने मासूमियत से कहा। तो इसके सीने पर सर रखे वो बेख्तियार मुस्कुराई। और अगर मैं ना दूं तो? अब तो नखरे दिखाना बनता था, मुझे लेना आता है, बेहतर तुम खुद ही दे दो। ये शर्म है एक तरफ रखो और मुझे किस करो, वरना फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाद में मैं एक किस पर तो हरगिज नहीं टलने वाला। आप क्या एक किस पर टल जाएंगे? रूह ने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुम खुद एक किस दोगी तो तुम्हें ज़्यादा देर पछताना ना पड़ेगा। यारम, रूह ने कुछ कहना चाहा। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, वो लड़की किस मी। यारम ने इसे अपने करीब खींचा, रूह की कमर में हाथ डाला। रूह ने फिर से कहने की कोशिश की। रूह, आई एम वेटिंग, यारम ने कहा। यारम आपको पता है, मुझे सब कुछ पता है। रूह, अब किस मी यार, यार ने इसकी बात काटी।
ओके बीबी, मैंने आंखें बंद कर ली, यारम ने बात खत्म करते हुए कहा। यारम की आंखें बंद थी। रूह ने आखिर हार मानकर यारम के होंठों पर अपने लब रखे और उसके सीने में चेहरा छुपा गई। यारम कमरे में यारम का कहका गूंजा। आज तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? यारम ने इसके सर के बालों को हाथ फेरते हुए कहा। तो रूह ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेबी, तुम्हारा पाला शाह सोनू? यारम ने इसकी नकल उतारी। वो मासूमा के पास है। वैसे मासूमा की आदत हो गई है ना, बहुत पसंद करता है इसे। वो भी इसे मेरी ही तरह बहुत प्यार करती है। उन्होंने सर वापस इसके सीने पर रखा जब इसकी बातें फिर से शुरू हो चुकी थी। इतने दिनों से यारम ने इससे ये बात नहीं सुनी थी। कितना मिस करता था वो अपनी पुरानी रूह को। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। यारम बहुत खुश था। मासूमा किचन में पानी लेने आई, इत्तेफाक से शौफ भी इसके वक्त पानी लेने आ गया। तुम मेरे पीछे आए हो? मासूमा ने अपने पीछे देखकर इससे पूछा और इसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो उसके साथ इतनी रूड हो जाती थी। इस वक्त भी वो इससे बहुत रूडली बात कर रही थी, जो कि शौफ को बहुत तपा गई थी। हूर हो तुम, या आसमान से उतरी हुई कोई परी हो जिसके पीछे आधी रात को मैं किचन में आऊंगा? मासूमा का लहजा इसे बिल्कुल भी पसंद ना आया था, इसीलिए इसी की तरह तल्ख लहजे में बोला। तुम्हें पता है मासूमा तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ बैठी थी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि तुम नहीं हो। तुम्हें लगता था मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ हमारा प्लान था। तुम सारिम का पसंद करने लगी, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा था, और तुम्हें लगता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें लगता है मैं तन्हाई में तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मासूमा। मैं तो अपनी हार को कबूल नहीं कर पाया। मुझे लगा था मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कायल कर लूंगा। मैं तुम्हें अपनी बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद तुम भी मुझे चाहने लगो। तुम इस दिन से मुझसे नाराज हो। इस दिन के बाद तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो, और अगर कभी तुमने मुझसे बात की तो तुम तो इतनी ही रूडली। तो मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं, सारिम तुम्हें धोखा दे रहा था और मुझे अपना निशाना बना रहा था। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमसे रूठ मुझे होना चाहिए, नाराज मुझे होने चाहिए, नखरे मुझे दिखाने चाहिए, लेकिन न जाने तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सच है मासूमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे पहले दिन से ही अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे सामने हमेशा से अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तुम एक बार खुद को मेरी जगह रख कर तो सोचो। अगर मेरी जगह तुम होती तो मैं तुम्हारे जज्बात के साथ ऐसे ही भी खेलता तो क्या करती तुम? कभी जिंदगी में मुझसे मुंह लगाना पसंद करती क्या? फिर भी इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती। नहीं, तुम तो अपनी गलती पर मुझसे नाराज हो गई हो। तुम खुद गलती करके सजा मुझे दे रही हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द अपना फैसला सुना दो ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूँ। शफ न जाने कब का जा चुका था, जबकि मासूमा कितनी ही देर सोचती रही। क्या वो सच में अपनी गलती की सजा इसे दे रही थी? क्या जो कुछ भी हुआ इसमें गलती सिर्फ इसकी अपनी थी? अभी लैला को लाकर स्टेज पे बिठाया गया। मेहंदी की रस्म बस शुरू ही होने वाली थी। सब बेफिक्र होकर बैठे जब अचानक सारिम के आने से परेशान हो गए। इसे यहाँ किसने बुलाया? कोई भी आज के दिन अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन सारिम को देखकर सबका मुंह बन गया था। जितना बुरा तुमने किया है ना सारिम, इसके बाद तो शायद मैं तुम्हारी कभी शक्ल भी ना देखना चाहता, लेकिन क्या है ना, तुम हमारे जानने वालों में से हो। इसने दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए तुम्हें इस शादी पे बुलाया। शारिम ने मुरवतन वेलकम किया, जबकि मायरा और उर्वा को खिजर ने खुद स्पेशली इनवाइट किया था। रस्म शुरू होने वाली थी। खिजर को लैला के साथ बिठाया गया तो वो इसे घूरने लगी। घूरो मत, आज हमारी रस्म एक साथ होगी। वैसे भी ये शादी है कोई मैदान जंग नहीं जहाँ हम लड़ते लड़ते शादी करेंगे। ऐसा मेरा गुड़िया का कहना है। अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे घूरने से भी हमारी रस्म साथ ही होगी। वो थोड़ा सा मजीद इसके करीब खिसका। खिजर जरा पीछे होकर बैठ जाओ, मेरी गोद में बैठना है क्या? लैला ने तब कर कहा। मुझे एतराज नहीं है, अगर जगह कम पड़ गई तो वहीं बैठ जाऊंगा। खिजर ने आंख दबाकर कहा। सारी शादी का मजा किरकिरा कर दिया तुमने, लैला ने भुना कर कहा। वो जो खिजर की बेचारियों को एंजॉय कर रही थी, खिजर का चुप चुप कर इनके कमरे तक आना, चुप चुप कर इसे देखना, इससे बातें करने के बहाने ढूंढना लैला को बहुत मजा आ रहा था। और आज भी वो ये सब कुछ एंजॉय करना चाहती थी कि इसके साथ आकर बिठा दिया गया। रस्म शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले उर्वा और सारिम ने इसको मेहंदी लगाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, उर्वा ने मुस्कुराते हुए लैला से कहा। अपने लिए अपने जैसी ढूंढी है, अच्छा किया, कम से कम तुम तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहे।
साहिब ने खिजर को मेहंदी लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, लेकिन खिजर जवाब में कुछ नहीं बोला। इस वक्त वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। अब यारम और रूह की बारी थी। सबसे पहले क्या लगाते हैं? यारम ने पूछा। ओहो, आपको तो कुछ भी नहीं पता। ये तेल वाली प्याली उठाए और तेल खिजर भाई के सर पर लगाए। रूह ने तरीका बताया और यारम ने प्याला उठाया और इसके बाद जो हरकत यारम ने की वो लैला के साथ साथ सबके कह के बुलंद कर गई। यारम ने पूरा प्याला खिजर के सर पर उंडेल दिया। क्या हुआ? तुम लोग सब हंस क्यों रहे हो? मैंने ठीक किया ना? यारम मासूमियत से बोला। यारम के बच्चे, सारा तेल लगाने को कहा था तो तूने मुझे तेल से ही नहला दिया। पक्का खिजर दूल्हा बनकर काला कलोटा लगेगा। बेटा तेरी ये शादी तो बर्बाद हो गई। शौफ ने लुकमा दिया। अब मेहंदी लगानी है? यारम ने अनजान बनते हुए पूछा। कुछ नहीं लगाना मेरे भाई, तूने जितना लगा दिया है बहुत है। तेरा आज का कोटा पूरा हो गया। खिजर ने इसके सामने हाथ बांधे। अब वो न जाने इसके साथ क्या करने वाला था। ओके फाइन, मैं तो सिर्फ रस्म अदा कर रहा था। यार ने मासूमियत से कहा, लेकिन वो इतना मासूम नहीं था कि कोई इसकी बातों में आ जाता। वो हंसते हुए इनके करीब से उठ गया। मेरे प्यारे भाई को दिल से नहला दिया। रूह टावल से इसका सर और मुंह साफ करने लगी। मेरी बारी, मेरी बारी, शौफ ने शोर मचाया। हाँ अब आपकी बारी। रूह ने मुस्कुराकर कहा तो वह भागते हुए और खिजर के साथ बैठ गया। मासूमा तुम भी बैठ जाओ, रस्म कर लो, बाद में अकेली रह जाओगी। यारम ने कहा तो शौफ मुस्कुराया, जबकि इसके साथ इस तरह मुस्कुराने पर ना जाने क्यों मासूमा को शर्म ने आ घेरा। चलो मासूमा, यारम ने फिर से कहा तो मासूमा छोटे छोटे कदम उठाती दूसरी साइड आ बैठी और रस्म अदा करने लगी। मासूमा ने एक नज़र उठाकर सामने खड़े सारिम की तरफ देखा। न जाने क्यों आज ये शख्स इसे बिल्कुल अच्छा न लगा था। आज इसके मुकाबले में शौफ इसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि शौफ दोगला इंसान नहीं था। वो जो दिल में रखता था वही जबान पर रखता था। वो इससे सच्ची मोहब्बत करता था, सारिम की तरह इसे धोखा नहीं दे रहा था। सारिम के साथ खड़े उर्वा एक मुकम्मल कपल थे। मासूमा को अपने आप पर गुस्सा आया। अगर ये सब कुछ सच होता तो क्या वो उर्वा का घर बर्बाद कर देती? इसने जल्दी से नजरें फेरकर शौफ की तरफ देखा, जो इसी को देख रहा था। मासूमा ने सारी सोचें जहन से झटक कर रस्म अदा की। फिर मुस्कुराकर शौफ की तरफ देखा, जो इसकी नकल करके रस्म अदा कर रहा था। कॉपी कैट। वो बड़बड़ा कर उठी तो शौफ भी उठ गया। रस्म अदा करके सारी मुरवा को लेकर चला गया, जबकि वो सब अब बैठकर बातें कर रहे थे। लैला का पर्दा खत्म हो चुका था, क्योंकि रस्में साथ हो रही थी जिस पर इसका मुंह बना हुआ था। लैला यार मूड ठीक करो ना, हम एक ही घर में रहकर छुप तो नहीं सकते ना, हसन ने इसे समझाया। बिल्कुल नहीं, निकाह के वक्त देखना था हमने एक दूसरे को, लेकिन तुम सबने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मुझसे बात मत करो। गुस्से से मुंह फेर गई। लैला तुम्हें दुख इस बात का है कि रस्म से पहले खिजर ने तुम्हें देख लिया या खिजर ने तुम्हें देख लिया? शरफ ने शरारत से पूछा। मेरा मतलब है खिजर को अपने आगे पीछे लगे देखकर तुम काफी एंजॉय कर रही थी। ये तो तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था। मुझे पता है यही रीजन है तुम्हारा मूड ऑफ होने का। अभी तुम्हारा इरादा हमारे दूल्हे को मजीद तंग करने का था, जो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। शौफ ने इसका राज खोला। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैला ने बौखला कर कहा। हाँ जैसे तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं, शौफ ने शरारत से कहा। सब मिले हुए हो तुम लोग। तुम दुल्हन वाली सिर्फ मैं अकेली ही हूँ? तुम सब तो इसके साथ हो। सुबह मैं अकेली बैठी हुई होंगी और तुम सब बारात लेकर आओगे, देख लेना तुम, लैला ने मुंह सोड़ कर कहा। नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुसम्मा झट से इसके गले में बाहें डालकर बोली। और मैं भी, देखना तुम हम इन लड़के वालों की कैसे बैंड बजाते हैं। यारम इसकी दूसरी तरफ आकर बैठा तो वो बेसख्ता ही मुस्कुरा दी। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे जब रूह ने एक नज़र सारे इंतजाम पर डाल रही थी, क्योंकि कल निकाह था। वो नहीं चाहती थी कुछ भी गड़बड़ हो। जब इसने बाहर अकेले खिजर को खड़े देखा, ओए दूल्हे मियाँ सो जाएं, वरना सुबह रूप नहीं चढ़ेगा, वो शरारत से कहती इसके करीब आकर खड़ी हुई, जबकि खिजर को परेशान देखकर सीरियस हो गई। क्या हुआ खिजर भाई, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं बस अपनी फैमिली को याद कर रहा था, खिजर ने कहा। आपकी फैमिली? कहाँ है आपकी फैमिली? रू ने पूछा। तुम हो मेरी फैमिली, खिजर ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुराई। मैं तो हूँ ही खिजर भाई, लेकिन मेरे अलावा कौन कौन है ये बताएं, वो पूछने लगी। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है रू, मेरे माँ बाप तब मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए। हम 2 बहन भाई थे। मेरे चाचा ने मेरी बहन की शादी ऐसे शख्स से कर दी जो पहले से ही शादीशुदा था, और मुझे भी मेरे बहन के साथ भेज दिया था कि बाद में जायदाद में कोई हिस्सा ना देना पड़े। वो आदमी दिन रात मेरी बहन को मारता पीटता। मैं इस वक्त बच्चा था रू, कुछ नहीं कर सकता था, इतना बेबस कि अपनी बहन को मार खाते देखकर सिर्फ रो सकता था। कम उम्र और वक्त पे इलाज ना होने की वजह से मेरी बहन के यहाँ बच्चा होते ही वो मर गई, और फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं भागकर यहाँ आ गया, खिजर ने कहा। तो फिर इस बच्चे का क्या हुआ भाई?
وہ پوچھنے لگی، جبکہ اس کے جواب میں خضر کچھ بھی نہیں بول پایا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا پایا کہ وہ بچہ روح ہے اور کوئی نہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ یارم اچانک اس کے پیچھے سے بولا تو خضر بھائی سے باتیں کر رہی تھی۔ دولہے میاں تم بھی سو جاؤ، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ شاید وہ اس کی آنکھیں پڑ چکا تھا، تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دلاسے دیتے ہوئے بولا اور روح کو اندر لے گیا، جبکہ خضر کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کی بہن بستر پر سسک سسک کر مر گئی اور اس شخص کے کان میں جو تک نہ رینگی تھی۔ وہ کیوں اتنا بے حس تھا کہ اسے بچا نہیں پایا؟ وہ شخص اسے اپنی پہلی بیوی کے گھر لے گیا تھا، جو اسی دن رات مارتی پیٹتی تھی، کھانا نہ دیتی، نوکروں کی طرح دن رات کام کرواتی، اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہیں اسے گھر سے باہر بٹھا دیتی۔ وہ ساری رات سردی میں روتا تڑپتا، بس ایک بار روح سے ملنے کی خواہش کرتا، لیکن وہ ظالم عورت اسے روح کے پاس بھی نہ بھٹکنے دیتی۔ پھر اس نے ایک دن سوچا کیوں نہ وہ یہاں سے کہیں دور چلا جائے، پیسے کمائے اور پھر روح کو اپنے ساتھ لے کر ایک الگ گھر بنائے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے پیسے تو کما لیے، لیکن اپنی روح کے سامنے نظر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہا۔ وہ کیسے اسے کہتا کہ وہ ایک قاتل ہے؟ ہاں، وہ روح کو کبھی یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا ماموں ایک قاتل ہے۔ بے شک اس نے کبھی کسی معصوم کی جان نہیں لی تھی، کسی بے گناہ کو اپنا نشانہ نہ بنایا تھا، لیکن قانون کی نظروں میں وہ ایک قاتل تھا اور روح کی نظروں میں خود کو قاتل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یارم نے شادی کے تحفے میں خضر بہت خوبصورت فلیٹ دیا تھا، جس میں شادی کے بعد لیلا اور خضر رہنے والے تھے۔ خضر کی بارات وہیں سے چلی تھی، جبکہ لیلا کو یارم کے گھر سے رخصت کرنے والے تھے۔ بارات کے آتے ہی معصومہ نے ایک اچھی بہن ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے انہیں ویلکم کیا۔ سارم اور عروہ ان کی چھوٹی سی بارات میں شامل تھے۔ رکے خضر بھائی، آپ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتے، ابھی تو ہم نے دودھ پلائی کی رسم بھی کرنی ہے۔ معصومہ کا اسے ایسے اندر لے جاتے دیکھ کر روح میدان میں کودی۔ ارے ہاں، وہ تو میں بھول ہی گئی، دودھ پلائی کی رسم بھی تو ہونی ہے۔ معصومہ نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کچن کی طرف دوڑ لگائی اور فوراً دودھ لا کر اس کے سامنے رکھا۔ خضر بھائی، رسم کچھ یوں ہے، پہلے آپ کو اپنی جیب ہلکی کرنی ہو، اس تھالی میں پیسے رکھنے ہوں گے، پھر یہ دودھ کا گلاس آپ کا۔ روح نے رسم بتائی۔ روح تم ہمارے سائڈ پر ہو، شاپ نے یاد دلایا، جس سے روح اگنور کر گئی۔ مجھے بالکل پیاس نہیں لگی روح، مجھے یہ دودھ نہیں پینا۔ خضر نے ہری جھنڈی دکھائی۔ ارے ایسے کیسے نہیں چاہیے دودھ، تو آپ کو پینا ہی پڑے گا۔ روح نے فوراً گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا، جس کی وجہ سے خضر کی جیب ہلکی کرنی پڑی۔ خضر کو لا کر ہال میں بٹھایا، جہاں مولوی اور گواہ بیٹھے تھے۔ ان کے آنے کے فوراً بعد ہی نکاح شروع کیا گیا۔ لیلا کو پردے کے پیچھے رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ پردے کے پیچھے سے بھی وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ برائڈل ڈریس میں نہیں ہے۔ اس نے بہت ہلکے کام والا ڈریس پہنا تھا، جو بہت محنتیں کرنے کے بعد ہی روح اس کے لیے لائی تھی، کیونکہ شادی والے لہنگے میں تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر روح اس کے لیے ایک سمپل ڈریس لانے کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن وہ اتنا بھی سمپل نہ تھا، لیکن وہ اتنا ہیوی بھی نہیں تھا کہ لیلا پہن نہ سکے۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے کی گئی اور پھر اس رسم کے بعد لیلا کو باہر اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ وہ یہاں بھی خضر جانتا تھا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں بچے گا۔ دلہا ہونا بھی ایک طرح کا عذاب ہے، اس نے لیلا کے ایک طرف روح اور دوسری طرف معصومہ کو بٹھاتے دیکھ کر کہا، اور اب آپ پر بھی یہ عذاب نازل ہو چکا ہے، چلیں اپنی جیب خالی کریں ورنہ آپ کو ہم یہاں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ معصومہ نے کہا، ہم ایک پیسہ نہیں دیں گے، فوراً اٹھو وہاں سے۔ یارم اب خضر کی ٹیم میں آ کر بولا، ارے یہ کیا بات ہوئی، ایسے نہیں ہوتا، یہ رسم ہے، چلے فوراً سے نکالے پیسے ورنہ ہم آپ کو اپنی دلہن نہیں دیں گے۔ روح نے کہا، تم اپنی دلہن رکھو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے۔ یارم مکمل لڑائی کے موڈ میں بولا، جس پر خضر پریشان ہو گیا۔ اس کا بس چلے تو براتی واپس لے جائے، تجھے نہیں چاہیے لیکن مجھے میری دلہن چاہیے، یہ لو۔ خضر نے فوراً جیب سے ایک گڈی نوٹوں کی نکال کر ان کی طرف بڑھائی اور ان دونوں نے خوشی خوشی تھام لی۔ روح کھانے پینے کا انتظام کرنے لگی۔ جب ساری مٹ کر اس کے پیچھے گیا، یارم نے اس طرح سے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ جا رہا تھا جب اچانک کسی نے اسے زوردار مکہ مار کر پیچھے کی طرف گھسیٹا تھا۔ تم سیدھی طرح کیوں نہیں مانتے؟ تم ایک بات سمجھ بھی کیوں نہیں آتی سارم؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہاری وجہ سے ان ہاتھوں میں سے میں اپنی روح کو تکلیف دی ہے، تمہاری وجہ سے، تمہارے ان طلاق کے کاغذات کی وجہ سے جو تم لے کر آئے تھے، جس کی سزا میں نے اسے دی۔ میں اسے اس حد تک شرمندہ ہوں کہ معافی تک نہیں مانگ پایا۔ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہمارا پیچھا؟ ہاں، وہ اسے لگاتار مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ یارم میں روح سے پوچھنے جا رہا تھا کہ سارے میں بھی بول ہی رہا تھا کہ یارم نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑا۔ اپنی زبان سے میری بیوی کا نام مت لینا، دوست بن کر آئے ہو اس شادی میں، دوست بن کر رہو۔ یارم کاظمی کی دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔
सारिम इसे एक झटके से खुद से दूर फेंक कर बोला और बिना इसकी तरफ देखे रूह के पास किचन में चला गया। सारी रस्में अदा हो चुकी थी जब शौफ ने कपल डांस का शोशा छोड़ा और खजर और लैला को मैदान में ले आया। लैला ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा जिस पर वो भी मुस्कुराया। आप लोग यहाँ सिर्फ ये देखने आए हैं, इन्हें आप डांस करें। इसने उर्वा को उठाया और साथ में सारिम को इशारा किया। सारिम मुस्कुराते हुए उठा और हाथ थाम लिया। उर्वा का आखिरी महीना चल रहा था, अब कभी भी इनके घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला था। सारिम, ये आपके गाल पे क्या हुआ? वो इसके जख्म को देखकर पूछने लगी। सारिम ने एक नज़र यारम की तरफ देखा जिसने इसे ये गिफ्ट दिया था। कुछ नहीं, वो गिर गया था। सारिम ने झूठ बोलते हुए इसका हाथ अपने कंधे पर रखा। फिर शौफ रूह और यारम को भी मैदान में ले आया। अब इसका इरादा खुद मासूमा की तरफ जाकर इसे डांस के लिए ऑफर करने का था। मासूमा इसे अपनी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले ही मायरा इसके पास आई और बोली कि मुझे शौफ भैया के साथ डांस करना है। शौफ ने मुस्कुराकर एक नज़र इसे देखा और फिर मायरा का हाथ थामकर इसे गोल गोल घुमाने लगा, जबकि मासूमा शोनू को उठाए धीरे धीरे डांस कर रही थी। रूह, मुझे लगता है हमें ना बाद में अकेले कपल डांस करना चाहिए। फिलहाल मैं मायरा के साथ डांस करना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में तुम्हारा शोनू तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। इसने रुका ध्यान शौफ और मासूमा की तरफ दिलवाया। वाह यारम, आप तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। यार ने कल ही से बताया कि शौफ और मासूमा एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे। और वो इसे दाद देती शोनू की तरफ आई और इसे मासूमा से ले लिया, जबकि यारम माहिरा का हाथ थामकर शौफ को इसकी तरफ जाने का इशारा कर चुका था, जिसे समझते ही शौफ फौरन मासूमा की तरफ गया और इसे डांस की ऑफर की, जिसे मासूमा ने कबूल कर लिया। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी इस बात के बारे में? शौफ ने पूछा। मुसम्मा जानती थी कि वो कल रात किचन में हुई बात के बारे में बात कर रहा है। मुसम्मा ने आस्ती से अपना सर कंधे पर रखा। मुझे मंजूर है शौफ, लेकिन मेरे बाबा का बदला पूरा होने के बाद ही हम शादी करेंगे। मुसम्मा आस्ती से बोली। मैं तुमसे वादा करता हूँ मासूमा, मैं तुम्हारे बाबा की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। वो तीनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। रूह बहुत खुश हो रही थी जब इसे यारम की तरफ देखते हुए इसने आंख मारी, जबकि यारम इसकी इस अदा पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। रुके खिजर भाई, हम आपको ऐसे ही कमरे में नहीं जाने देंगे, पहले हमारा नेक निकालें। रूह ने दरवाजे पर ही इसे रोक लिया। मतलब अब यहाँ भी पैसे देने होंगे? क्योंकि यहाँ भी मांगने आ पहुंची। लैला को रुखसत करके खिजर के नए फ्लैट में लाया गया था और यहाँ भी इसके साथ सब लोग आ गए थे। हाँ तो आपको क्या लगा हम ऐसे ही छोड़ देंगे? बताएं, अंदर जाने की मर्जी है या नहीं? रूह ने पूछा। तुम दोनों ने सुबह से मुझे काफ़ी हद तक लूट चुकी हो, अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम दोनों को देने के लिए। यकीन आए तो मुझे चेक कर सकती हो, और अगर यकीन आ गया तो मेरी जान छोड़ दो। खिजर ने बेबसी से मिन्नत की थी। बिल्कुल भी नहीं, आपने सोचा भी कैसे कि हम आपकी जान छोड़ देंगे? इस बार तो हम कुछ ज़्यादा ही लेंगे। मासूमा ने ज़्यादा कहते ही रूह की तरफ इशारा किया। ज़्यादा नहीं मासूमा, बहुत ज़्यादा। आखिर हमने इतनी खूबसूरत लड़की दी है, हक बनता है। रूह ने कहा। देखा कैसे पार्टी बदली है तुम्हारी बहन ने? यारम ने कहा। जुल्म की तो इंतहाई हो गई। शौफ ने आह भरते हुए यारम के सामने हाथ फैलाया तो यारम ने सवालिया अंदाज में से देखा। मेरे भाई, अब इसके पास कुछ नहीं है, हमें ही इसे अंदर भेजने के लिए अपनी जेबों की कुर्बानी देनी होगी, शौफ ने कहा। तो यारम ने अपनी जेब में जो हाथ में आया इनके हाथ में पकड़ा दिया। फिर शौफ ने भी यही अमल दोहराया और पैसे इनके हवाले कर दिए, जिसके बाद दोनों ने हंसी खुशी इनका रास्ता छोड़कर इन्हें अंदर भेज दिया। लैला बहुत खूबसूरत लग रही थी। खिजर का दिल चाहा कि आज की तारीफ में जमीन आसमान एक कर दे। वो इसके करीब आ बैठा। लैला जरा सी पीछे हटी। तुम शर्मा रही हो मुझसे? खिजर ने मुस्कुरा कर पूछा। दिमाग खराब हो गया है? मैं क्यों शर्माने लगी तुमसे? लैला अपनी शर्म छुपाकर इसे डपटते हुए बोली। अच्छा लगा मुझे, शायद आज ही कोई शर्म कर लो। खिजर शरारत से बोला तो लैला ने इसे घूर कर देखा। खिजर कहका लगाकर हंसते हुए इसकी गोद में अपना सर रख गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे पता है तुम शर्माने वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो। खिजर ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपने सीने पर रखा। थैंक यू, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? लैला ने इसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। इसने परेशानी की वजह जानना चाहिए। कितना अच्छा होता ना लैला, आज रूह मुझे भाई की जगह मामू बनाकर इस कमरे में भेजती। कितना अच्छा होता ना, वो मेरे निकाह में मेरी बहन की जगह मेरी भांजी बनकर शरीक होती। खिजर ने कहा। तुम इसे बता देते कि तुम इसके भाई नहीं इसके मामू हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने इसे ये बात क्यों छुपा रखी है? लैला ने पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता वो मुझसे नफरत करे। जानती हो लैला, जब इसे पता चलेगा मैं इसका मामू हूँ और मैं ये काम करता हूँ तो जानती हूँ इसे कितना बुरा लगेगा। वो मुझसे नफरत करने लगेगी और मैं इसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता।
तुम इसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते और यारम इस पर सख्ती करने के मशवरे दे सकते हो। लैला ने तंज किया। अंदाजा भी है तुम्हें खिजर, तुमने यारम को इस पर सख्ती करने पर मजबूर किया। यारम ने जो कुछ भी किया तुम्हारे कहने पर किया था। भूलो मत, वो तुम्हारी भांजी है। तुम अपनी भांजी पर इतना जुल्म कैसे होते देख सकते हो? तुम्हें क्या लगता है लैला, क्या इसकी तकलीफ देखकर मैं इंजॉय करता हूँ? मुझे मजा आता है अपनी रूह को तकलीफ में देकर, इसे दर्द देकर मुझे खुशी मिलती है। नहीं लैला, इसे तकलीफ में देखकर मुझे खुद तकलीफ होती है। इसका दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन शायद तुमने यारम का दर्द नहीं देखा। इन 4 माह में यारम किस हद तक बदल चुका है तुमने शायद कभी नोट नहीं किया। लैला, मैंने नोट किया है। यारम इस हद तक बदल चुका है कि इसे याद भी नहीं था कि वो क्या है। लैला, वो भूल चुका है कि वो एक दरिंदा है। वो भूल चुका है कि वो लोगों की जान लेता है। वो भूल चुका था कि वो डेवल है। अपनी पहचान वो खो बैठा था, इसने इसकी पहचान वापस दी है। वो रूह के लिए बदल रहा था। रूह इसके अंदर तक बस चुकी है लैला। अगर रूह इसकी ज़िंदगी में ना रहती तो यारम भी ना रहता। यारम रूह के लिए मर सकता है, और अगर इसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर करे तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा। और अगर इसने ये सब कुछ छोड़ दिया तो जो अहद हमने बचपन में किया था, इस अहद का क्या होगा? वो फैसला कि हम किसी औरत पर जुल्म नहीं होने देंगे, किसी औरत की आबरू को लुटने नहीं देंगे, किसी को सरे बाजार बिकने नहीं देंगे। मैं मानता हूँ हम एक औरत को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर यारम यहाँ से हट गया और अगर इसने ये काम छोड़ दिया, मैं, तुम और शफ, हम कुछ नहीं। लैला, यारम है तो हम हैं, और मैं सिर्फ अपनी भांजी के लिए इन हज़ारों माओ बहनों की इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि यारम रूह के बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने को कहा था। ज़बरदस्ती ही सही वह इसके साथ रहे, क्योंकि अगर रूह इसे छोड़ जाती तो यारम मर जाता, और हम एक मुर्दा इंसान के साथ अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, जिस तरह ऐसे कानून की दुनिया में मिशंस होते हैं, इसी तरह हमारी दुनिया में भी मिशन होते हैं। ये बात अलग है कि हम कानून को तोड़कर अपना मिशन पूरा करते हैं। मैंने यारम को रूह पर सख्ती करने के लिए कहा था। ना तो यारम ये काम छोड़े और ना ही रूह इसे छोड़कर जाए। और वैसे भी वो रूह के सामने अपनी झूठी पहचान बना रहा था और रूह से हर बात में झूठ बोल रहा था। मैं रूह की नज़रों में एक बहुत अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता था। जानती हो लैला, रूह को ये सब कुछ कबूल करने में कितना वक्त लगा, क्योंकि यारम ने इसके सामने एक झूठी पहचान बनाई थी। यारम ने अपने आप को गलत तरीके से इसके सामने पेश किया था। अगर पहले ही दिन यारम इसे बता देता ताकि वो क्या है और इसके सामने अपनी सच्ची पहचान बनाता, तो रूह में कभी इतनी हिम्मत ना आती कि इसे छोड़कर जाने की बात करे। लेकिन डर से इंसान और ज़्यादा बेबस हो जाता है। अब रूह भी यारम को बहुत चाहती है, इससे बहुत मोहब्बत करती है, और इसे यकीन है यारम कभी इसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब सिर्फ यारम ही नहीं बल्कि रूह भी इसके बगैर नहीं रह सकती, और मैं दुआ करता हूँ वो दोनों हमेशा साथ रहें। रूह मेरी बच्ची है लैला, इससे ज़्यादा मोहब्बत मैं किसी से नहीं करता। जो जुल्म मेरी बहन के साथ हुआ वो मैं किसी और बहन के साथ नहीं होते देख सकता। तुम कभी सोच भी नहीं सकते, मेरे चाचू ने मेरी बहन को 20,000 में बेच दिया, और इस 20,000 की कीमत मेरी बहन ने दिन रात मार खा के चुकाई है। गजर ने अपनी आंखों में आए आंसू बेदर्दी से साफ किया। हम जिस दिन पाकिस्तान से भाग कर यहाँ आए थे ना लैला, इस दिन हमने कसम खाई थी हम अपने सामने आई हर मजबूर औरत को इंसाफ दिलाएंगे, और हम अपने इस वादे पर आज भी कायम है। मैं भटकूंगा नहीं और यारम को भटकने भी नहीं दूंगा। हम मरते दम तक अपना अहद निभाना है। गजर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए लैला को शर्मिंदा कर दिया था। लेकिन लेकिन खिजर, तुम्हें कब पता चला कि रूह तुम्हारी भांजी? जब यारम और रूह हनीमून पर गए थे और यारम अपना फ़ोन मुझे देकर गया था। एक दिन फातिमा बीवी का फ़ोन आया था। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इनसे बातें करने लगा। बातों में मुझे रूह के बारे में बताने लगी। अपनी बातों में उन्होंने ताज़ीम बाजी का भी नाम लिया। रूह के नाम पर तो मुझे पहले ही शक था, क्योंकि रूह का नाम मैंने खुद रखा था, रूह नूर। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी सौतेली माँ और 3 बहनों के साथ रहती थी। इसके बाद मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो सारी सच्चाई अपने आप सामने आ गई। मैं रूह का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा कब वो यहाँ आएगी और मैं इसे बताऊंगा कि मैं इसका मामू हूँ। फिर वो इंतज़ार डर में बदलने लगा। यारम ने फ़ोन पर मुझे बताया कि इसने वहाँ 2 लोगों की ज़ुबान काट दी है, जिसके बाद रूह के रिएक्शन ने यारम को डरा दिया। वो सच्चाई जाने बगैर मेरे साथ तो है लैला। अगर इसे सच पता चल गया तो यकीन मानो वो कभी मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहेगी, क्योंकि यारम की सच्चाई पता चलने के बाद इसने किस तरह से रिएक्ट किया है सब जानते हैं। मैं इसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता लैला। गजर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लैला ने इसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखा।
वैसे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? खिज़र ने मौजू बदला। मैं तुमसे शर्माऊंगी? इतने बुरे भी दिन नहीं आए, लैला इतरा कर बोली। और अगर मैं तुम्हें शर्माने पर मजबूर कर दूं तो? खिज़र ने इसका हाथ खींचकर इसे अपने ऊपर गिराया। बात की बाद में देखी जाएगी, लैला ने एक अदा से कहा। और अगर मैं अभी दिखाना चाहूँ तो? खिज़र शरारत से कहते इसके चेहरे पर झुका था। लैला ने हंसते हुए इसकी पनाहों में अपनी जगह बनाई। इन्हें फ्लैट में छोड़कर वो चारों अपने अपने घर वापस आ गए थे। वो गाड़ी रोककर कमरे में आया तो रूह अपना ड्रेस चेंज कर चुकी थी। अरे ये क्या किया तुमने? चेंज क्यों किया? लाला ने यारब ने मुंह बनाया। हाँ तो इन्हीं कपड़ों में सो जाती? नहीं, मेरा इंतजार ही कर लेती। मैं आता तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ करता। वैसे भी अभी तक तो मैंने तुम्हारे साथ डांस भी नहीं किया। यारम इसका हाथ खींचकर इसे अपनी बाहों में लिया। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। रूह ने अपने आप छुड़वाते हुए नखरे दिखाए। और मैं तुम्हें सोने दूंगा? चौक ऑफ द डे, यारम ने कहते हुए इसे अपनी बाहों में भरा। रूह ने शर्माते हुए इसके कंधे पर अपना सर रख लिया। तुम्हें पता है रूह, तुम क्या हो? वो इसका हाथ अपने कंधे पर रखकर इसके कमर में हाथ डाले पूछने लगा। क्या? इसने पूछा। एंजल, एक फरिश्ता जिसे शैतान के लिए बनाया गया है। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रहा था। तुम्हें पता है रूह, तुम्हें मेरे लिए भेजा गया है। और मैं क्या हूँ? डेवल, एक शैतान, लोगों की जान लेने वाला हैवान, जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता, लेकिन तुमने इसे मोहब्बत करना सिखाया है। मुझे छोड़ के कभी मत जाना रूह, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। आप मुझसे कभी झूठ मत बोलिएगा यारम, छोटा बड़ा जैसा भी है। हाँ, मैं सच में सब कुछ सह लूंगी, सब कुछ कबूल कर लूंगी, लेकिन अब मज़ीद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वादा करें आप कभी कोई भी सच्चाई मुझसे नहीं छुपाएंगे। इसने हाथ हाथ इसके हाथ सामने किया और कहा। यार ने फौरन इसका हाथ थाम कर चूम लिया। कभी नहीं, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, हमेशा सच बोलूंगा। वो इसे अपने सीने से लगा कर बोला, ये जानने बगैर कि एक बहुत बड़ा सच है इसने अब तक रूह से छुपाया हुआ है। एक बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसके सामने सारे सच बेमोल है। खिज़र की आंख खुली तो लैला आईने के सामने खड़ी अपनी खूबसूरत बाल संवार रही थी। वो मुस्कुराकर इसे देखने लगा और न जाने कितनी ही देर इसे देखता रहा, जब लैला का ध्यान इसकी तरफ गया। खिज़र, अच्छा हुआ तुम जाग गए। ये ड्रेसेस देखो कौन सा पहनूं? इसे जागता पाकर वो फौरन ही अपने मतलब के काम पर आ गई। पहले खिज़र ने मुस्कुराकर इसे देखा, लेकिन जैसे ही ध्यान इसकी ड्रेस पर गया, दिल चाहा दोनों ड्रेस इसके हाथ से छीन कर आग लगा दे। लैला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ऐसी ड्रेस पहना होगी? वो चाहने के बावजूद भी अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर सका। हाँ, क्या खराबी है इस ड्रेस में? इसके गुस्से की वजह लैला समझ नहीं पाई थी। सही क्या है इस ड्रेस में जो तुम मुझसे पूछ रही हो? पीछे से सारा फटा हुआ है, आगे सारा फटा हुआ है। खिज़र के सर पर धमाका निकलने लगे इसके कपड़े देखकर। खिज़र, ये फटा हुआ नहीं है, ये मेरा डिज़ाइनर ड्रेस है। लैला ने गुस्से से इसके हाथ से अपना ड्रेस छीना। लैला, डिज़ाइनर ड्रेस? कौन कहता है ये डिज़ाइनर ड्रेस है? हालत देखो इसकी, इसके सामने ड्रेस को उलट पुलट कर दिखाने की कोशिश करने लगा। ये मैंने स्पेशल शादी के बाद पहनने के लिए बनवाया था, और तुम? लैला ने रूठे हुए अंदाज में कहा। हाँ, क्योंकि ये इंतहाई बेहुदा और बकवास ड्रेस है। खिज़र, अब भी बाज़ है, क्या खराबी है इसमें, ज़रा बताना पसंद करोगे मुझे? अब लैला को इसकी बात पर गुस्सा आने लगा। इसमें अच्छा क्या है? लैला, क्या ये ड्रेस पहनने के लायक है? ऐसे कपड़े पहनने का क्या फायदा जिसमें तुम्हारा जिस्म छुपने से ज्यादा नुमाया हो? खिज़र ने इसे वजह समझानी चाहिए। खिज़र, मैं शादी से पहले भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी, तब तो तुम्हें कभी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें रोकने का और तुम्हें मना करने का हक नहीं रखता था। लेकिन अब रखता हूँ, और मैं अपनी बीवी को पूरी दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनने दूंगा। किसी ने इसके हाथों ड्रेस छीनी और विंडो से बाहर फेंक दी। तुमने मेरे इतना महंगा ड्रेस उठाकर बाहर फेंक दिया? लैला गुस्से से इसे देखने लगी। मैं तुम्हें इससे ज़्यादा खूबसूरत महंगा ड्रेस लेकर दूंगा, और इस लायक होगा कि पहना जा सके। खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब इसका इरादा इसे मनाने का था। खबरदार खिज़र, बात मत करो मुझसे। वो इसे मुस्कुराते देखकर और बरहम हुई। अच्छा ना, वापस सॉरी बोल तो रहा हूँ, अब क्या नई जिंदगी की पहली सुबह मुझसे लड़कर होगी? वो इससे प्यार से मनाने लगा, जबकि लैला का भी इससे नाराज़ होने का कोई मूड ना था। क्या बात है, आज तो आप सुबह सुबह यहाँ तशरीफ ले आए? शौफ ने इसे ऑफिस में अंदर आते देखकर कहा। हाँ, क्योंकि सर ने मुझे कहा था कि बेचारे तुम अकेले काम कर रहे हो, मुझे तुम पर तरस आ गया, तो सोचा क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प ही कर दूँ। मौसुमा ने मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया। तो क्या क्या हेल्प करोगी तुम मेरी? शौफ ने इसके बाल कानों के पीछे करते हुए मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा। क्या क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? वो इसी अंदाज में बोली। हेल्प तो बहुत सारी चाहिए, जैसे कि खिज़र के वलीमे की तैयारी करनी है, जिसमें तुम्हारी बहुत सारी मदद चाहिए होगी। शौफ अब बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला। इसके लिए सबसे पहले हमें हॉल चलकर वहाँ की डेकोरेशन देखनी है। शौफ ने इसे रास्ता देते हुए कहा।
तो वो भी मुस्कुराते हुए इसके साथ ही चल दी। कल रात सारिफ ने इसे अपने किए की माफ़ी मांगी थी। इसने कहा था कि इसने मासूमा के जज्बात के साथ खेलकर ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है। न जाने कि मासूमा को इसका माफ़ी मांगना बुरा ना लगा था। शायद वह इसी से यही उम्मीद रखती थी। जब इसने कल रात शौफ का हाथ थामकर इसे माफ़ किया, न जाने कि उसने शौफ अपना मजबूत सहारा लगा। शौफ ने इससे वफा निभाने की कोई वादे नहीं किए थे, लेकिन फिर भी मासूमा को यकीन था कि वो इसे कभी धोखा नहीं देगा। वो कब से रूह को जगाने की कोशिश में लगा था, लेकिन शायद इसी शादी की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा ही थक चुकी थी। सारे काम भी तो इसने खुद ही किए थे। ज़्यादा मेहमानों के ना होने के बावजूद भी ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। वो इन सब में से ज़्यादा अहम जिम्मेदार रूह ही ने संभाली थी। जान उठ जाओ, कितना सोना है तुमने। वो जॉगिंग करके वापस आया, तब भी वो मज़े से ही सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊंगा। शब ने हमेशा की तरह धमकी दी, लेकिन शायद वो घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम खुद मुझे मजबूर करियो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूं। वो मुस्कुराते हुए इसके साथ ही लेट गया। रूह, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। यार हमने इसे धमकी दी, अब मुझसे कोई शिकायत मत करना। यार हम कहते हुए इसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेहाक से इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की महर ज़ब्त करने लगा। अपने ऊपर वजन महसूस करे रूह फौरन से जागी। बहुत गंदे इंसान हैं आप। रूह इसे धक्का देते हुए बोली, जबकि यारम का क्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे पास तुम्हें जगाने का इतना अच्छा तरीका है, तो मैं सोचता हूँ मैं इतनी मेहनत क्यों करता रहता हूँ। वो अब भी हंसते हुए बोला था। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो इसे खुद से दूर करती उठकर वॉशरूम में जाने लगी, जब यारम का फ़ोन बजने लगा। हाँ सानिम बोलो, क्यों फ़ोन किया है मुझे। यारम का मूड सुबह ही सुबह बिगड़ चुका था। पहले अपना मूड ठीक करो फिर बताता हूँ। सानिम खुशगवार लहजे में मुखातिब हुआ। सानिम, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता। वो फ़ोन बंद करने लगा था कि सानिम बोल पड़ा। मैं पाप बन गया हूँ। सानिम ने जल्दी से कहा। क्या बोल रहा है यार। उर्वा ठीक है ना। यारम ने फ़ौरन पूछा। मैं और 10 मिनट में तेरे घर पहुँच रहे हैं। यारम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में ही हैं। तुझे ड्रेस सेंड करता हूँ और अकेले मत आना, सबको लेकर आना। मैं चाहता हूँ मेरी खुशी में मेरे सब दोस्त शामिल हो। सानिम ने कहा। ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। रू, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खिजर शॉप को फ़ोन कर लूँ। तैयार क्यों होना है। रू ने पूछा। सानिम के घर बेबी हुआ है, हम इसे देखने अस्पताल जा रहे हैं। यार ने मुस्कुरा कर बताया और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, छोटे छोटे बेबी बेबी तो बहुत क्यूट होते हैं, मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन तैयार होने चल गई। ये कितना प्यारा है, इसके गाल कितने रेड है ना। लैला इसके छोटे छोटे गाल छूते हुए बोली। ये मिला भाई है ना, इसीलिए इतना पाला है। मायरा ने बेड पर खड़े होकर इसे देखते हुए कहा, जिस पर सारे मुस्कुराने लगे। सुनो, मुझे भी ऐसा बेबी चाहिए। केसर ने लैला के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा। मुझे भी कब ला कर दे रहे हो। लैला इसकी तरफ पलट कर पूछने लगी। मैं नहीं ला कर दे रहा, तुम ला के दोगी। केसर ने फौरन कहा। अब मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दूंगी। लैला इसे घूर कर बोली। क्या मतलब है लैला, बेबी हम दोनों का होगा। केसर को आज ही परेशानी खाने लगी। बिल्कुल नहीं, पहले मेरा अकेले का होगा, इसके बाद तुम्हें ले लेना, सारे के सारे। लैला ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा। क्या मतलब कि सारे मैं ले लूं। खिजर पूरी आंखें खुल गई। कितने बच्चे होंगे हमारे। खिजर ने उंगलियों पर गिनते हुए पूछा। देखो खिजर, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं तो इतने सारे नाम सोच रखे हैं। मैं सारे के सारे नाम रखूंगी अपने बच्चों के। लैला ने एक नज़रिए से देखा और फिर बेबी की तरफ मतवज्जो हो गई, जबकि खिजर सिर्फ सर हिला कर रह गया। हाय कितना प्यारा है ना। मासूमा कब से इसीलिए उड़े जा रही थी। इंशाल्लाह शौक आहिस्ता से इसके कान में बड़बड़ाया कर पीछे हुआ, जबकि मासूमा शर्मा हया से अपना सर तक ना उठा पाई थी। अब मुझसे सबर नहीं होगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए। जारम जिद्दी अंदाज में इसके कान के करीब बोला। हम हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए इसे घूरा। हाँ तो क्या हॉस्पिटल में हम अपने बेबी के बारे में बात नहीं कर सकते। जारम ने इसे और ज़्यादा घूरा। जारम कभी तो सीरियस हो जाया करें। रूह ने शर्माते हुए उर्वा के करीब जाकर बोला। रूह की तबीयत सुबह से ही खराब थी, लेकिन आज इन्हें सालिम के घर जाना था। उर्वा ने लैला और खिजर के लिए अपने घर पर दावत कर रखी थी और इसीलिए मासूमा और रूह ने इसकी मदद करने के लिए सुबह ही सुबह जाने का फैसला किया था। मासूमा यहाँ आई तो रूह को सोफे पर बैठा देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ रूह, तुम ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ चलो, रूह ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर से इसका इंतज़ार कर रही थी। जो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसने रूह को देखते हुए कहा। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ चलो। वो इसे मुस्कुराकर यकीन दिलाते हुए बाहर की तरफ चलने लगी। अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ तो लगाने दो। और वह हर 2 मिनट के बाद किचन में पहुंचकर इनमें मदद करने की कोशिश करती। आपको समझ नहीं आ रहा, जाकर बेबी का ख्याल रखें। अगर आप बेबी का ख्याल नहीं रख सकती तो इसे भी हम अपने पास ही रख लेंगे।
रूह को हर वक्त बहाना चाहिए था इस छोटे से गोल मटोल बेबी के पास जाने का, और वह एक भी ना सुनते। उन्होंने वापस इसे भेज दिया। सब कुछ मासूमा और रूह ने बनाया था, जबकि लैला तो अपने आप को वीआईपी कह रही थी। आखिर इसी के लिए तो दावत रखी गई थी। और शरफ, वो तो मासूमा के आगे पीछे लगा था, इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता। हर 2 मिनट बाद इसे के पीछे खड़ा हो जाता। ये कुछ चाहिए तो मैं ले आऊँ। जबकि इसकी ये हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रही थी, जबकि खिजर और यारम दोनों ही काम पर थे। इनको शाम में यहाँ आना था। सारिम का मासूमा के लिए शौफ का ये प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही थी। एक मासूम का दिल दुखाने से वो जितना परेशान था, शौफ की फिक्र देखकर इसे इतनी ही खुशी हुई थी। शाम में सब लोग सारिम की तरफ थे। खाना बहुत आरामदायक माहौल में खाया गया। वो चाहे जितना भी इनकार करे, सारिम इनके लिए बहुत अहम था। वो इनका बचपन का दोस्त था। वो चाहे अपनी तकलीफों में से शामिल ना कर सके, लेकिन इनकी खुशियों पर वो पहला हक तक रखता था। यारम ने रुको ये तो कह दिया था कि सारिम ये सब सिर्फ मेडल्स के लिए करता है, जबकि दिल से वो भी जानता था कि सारिम इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सारिम ने लैला और खजर से पूछा। फिलहाल हमने कुछ नहीं सोचा, खिजर ने जवाब दिया। जब सारिम ने एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। ये हमारी तरफ से तुम दोनों को शादी का गिफ्ट। खिजर ने मुस्कुराते हुए इसे लिफाफे के थाम लिया, जिसमें तुर्की हनीमून की 2 टिकट थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। सारिम के घर से वो सब लोग यारम की गाड़ी में आए थे। जब इन सबको अपने अपने घर छोड़कर वो रूह को लेकर घर आया। रूह काफ़ी थकी हुई लग रही थी, इसीलिए शायद आते ही सो गई। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात को न जाने कौन सा पैर था, यारम की आंख खुल गई। जब रूह को बाहर देखा तो वो भी बाहर ही आ गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए बाहर आई थी। नींद नहीं आ रही तो मुझे जगा लेती, वो इसके करीब बैठ कर बोला। आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी खा के सुलाते? वो शरारत से मुस्कुरा कर बोली। भी तुम्हारे लिए ये काम भी मैं बहुत दिल से करूँगा, वो मुस्कुराते हुए इसे अपने करीब करके बोला। रूह मुस्कुराने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन ब दिन ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? वो इसके चेहरे को लेकर अपने हाथों में लिए बहुत मोहब्बत से कह रहा था। आपको कभी बुरी लगती भी हो? रूह ने इसके सीने पर सर रख कर कहा। नहीं, तुम तो पहले दिन से ही क़यामत ढा रही हो। जानम, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा? मेरा मतलब है, आपने मुझसे शादी का फैसला कैसे किया? रूह पूछने लगी। ख्वाब में, जानम ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं ना, मैं सच्ची पूछ रही हूँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है, आपने मेरे घर रिश्ता कैसे भेजा? हमारी शादी कैसे हुई? इसने फिर से पूछा था। जानम खामोश हो गया। हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई थी। हमने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को कबूल है कहा था। जानम ने इसके चेहरे को अपने हाथों में थामे हुए बोला। कबूल तो मैं पहले भी कर चुकी थी। रूह मुस्कुराई, जबकि इसकी इस मुस्कुराहट पर यारम इसका साथ ना दे सका। रूह, हमारे निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारम पूछने लगा। यारम, निकाह की क्या अहमियत होती है? रूह उल्टा इसी से पूछने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था। रूह, मैं जानना चाहता हूँ कि फ़ोन पे हुए इस निकाह की तुम्हारी नज़रों में क्या अहमियत है? यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यारम, वो निकाह है हमारा, जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया, आपका नाम हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं आपके पास आ गई। रूह इसके मुस्कुराते हुए बोली। और इसने कहा कि जो हमने फ्लैट में किया? यारम फिर से इसे पूछने लगा तो रूह इसे देखने लगी। वो भी निकाह था यारम, लेकिन निकाह हमारा पहले ही हो चुका था। आप फ़ोन पे हुए इस निकाह को कबूल नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपने दूसरी बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास आई, आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपके निकाह में बांध कर यहाँ भेजा गया था। रूह, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इतना कहकर उठकर चला गया। लेकिन सुबह के 4:30 बजे इसे क्या काम हो सकता था? रूह सोच में पड़ गई। यारम सुबह तक घर वापस नहीं आया था। पहले इसका इंतजार करती रही, फिर इससे लगा कि शायद वो अपने काम पर चला गया होगा। शिफा और मैरी ने आने के बाद वो थोड़ी देर बाद आराम करने चलेगी, क्योंकि इसे सारी रात नींद नहीं आई थी। इसकी आंख खुली जब मसूमा शोनू को वापस लेकर आई थी। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? मसूमा ने इसे देख कर कहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह यारम को बताने ही वाली थी, लेकिन वो सुबह ही सुबह निकल गए, वरना इनके साथ हॉस्पिटल चली जाती। रूह ने अपना चकराता हुआ सर थाम कर बताया। अरे यार, तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। और यारम सर को अब मैं फ़ोन करके बता देती हूँ। चलो उठो। मासूमा ने अपना फ़ोन निकालते हुए यारम का नंबर मिलाया, जबकि रूह को अपनी तबीयत बहुत ख़राब महसूस हो रही थी। वो मासूमा के साथ अस्पताल आ गई, जबकि यारम ने कहा था कि वो आधे घंटे में अस्पताल पहुँच जाएगा। आप वेट करिए, कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डॉक्टर इसे बोलकर अंदर चलेगी, जबकि मासूमा इसे थाम कर बाहर बिठा चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम। हमें ना बताती, कम से कम सर को तो बता देती। मासूमा डांटते हुए बोली। अरे यार, मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज ही ये सर घूम रहा है। हाँ हाय, हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी। मासूमा ने शरारत से कहा तो रूह शर्माने लगी। हाय रूह, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मटोल सा 12 सा बेबी। मासूमा दोनों एक हाथ एक दूसरे से जुड़े ख्याली दुनिया में खो चुकी थी।
اللہ करे ऐसा ही हो। मुसम्मा जोर से इसे अपने गले लगाते एक्साइटमेंट में दुआ देने लगी। आमीन, वो बेसाख्ता बोली। अरे भाभी जी आप यहाँ? डॉक्टर से रिपोर्ट देने वाली थी जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकर इसे पुकारा। मासूमा फुरकान को देखकर एक ही सेकंड में घबरा गई, लेकिन इसे फिर याद आया कि रूह तो अब यारम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं फुरकान डेवल का आदमी हूँ। मुझे आपके शोहर से वफादारी करना तो मेरा मकसद है, इन्हीं काम के लिए काम करता हूँ। मैं जब इनको देखता हूँ ना आपके साथ, तो दिल खुश हो जाता है। डेवल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं। इसने शेख का कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। इसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था। इसके बात करने का अंदाज, इस तरह से इसे मुखातिब करके यारम के बारे में बात करना, फिर अचानक ही इसके सर पर धमाका करना। रूह इसे देखकर रह गई। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आ रहा कि डेवल ने शेख शम्स का कत्ल आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि इसने आपके पहले शौहर को ही। फुरकान अभी बोल रहा था, इसे पीछे से अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। इसने मुड़कर देखा तो यारम इसके कंधे पर हाथ रखा था। अरे डेवल, तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में भाभी जी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से अब रूह को देख रहा था, जो आंखों में भी अपना गुस्सा और आंसू लिए इसे देख रही थी। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। इसे यकीन था कि वुरू को बहुत कुछ बता चुका है। शम्स का नाम तो वो सुन ही चुका था। जैन ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही इसके हाथ झटक चुकी थी। वो इससे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रू, हम घर चलकर बात करेंगे, चलो यहाँ से। यारम इसका हाथ थाम कर बोला। आप क्या बात करेंगे यारम? अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आपसे कहा था कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शौहर का कत्ल करके मुझे ही क्यों यारम, क्यों आपने ऐसा किया? रूह बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, हम घर चलकर बात करते हैं ना। यारम ने रूह का हाथ थामना चाहा। दूर रहे मुझसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आप एक इंतहाई धोखेबाज शख्स हैं। धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता आपको। आपने मेरे शोहर को कत्ल किया, क्यों यारम? फुरकान अजीबो गरीब नजरों से इन्हें देखने लगा। मतलब रूह को कुछ नहीं जानती थी। वो तो बस यारम की नजरों में अच्छा होने के लिए इसकी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वो रूह से अच्छे से बात करके यारम से अपना काम निकलवाए। लेकिन यहाँ हालात बदल चुके थे। रूह तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब डेवल के हाथ इसकी मौत पक्की थी। इसने मौका देकर वहां से निकलना ही बेहतर समझा, जबकि मासूमा ने अपने फोन पर आने वाले शॉप की कॉल अटेंड करते हुए इसे सब कुछ बता दिया। रूह, हम घर चलकर बात करते हैं ना इस बारे में? यहाँ ठीक नहीं है। जाने इसे समझाना चाहा, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो इसे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज। हमने मेरे साथ नाजायज रिश्ता जोड़ा, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, मेरे शौहर का कत्ल कर दिया, मेरी इद्दत तक पूरी नहीं होने दी। 2.5 महीने बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा। वो अपना सर हाथों में थामे बोल रही थी। कुछ भी नाजायज नहीं है, हमारा निकाह हुआ है शरई और कानूनी तरीके से। तुम मेरी बीवी हो। कौन सी इद्दत? तुमने इसे देखा तक नहीं था। और कौन सी इद्दत तुम पर? कोई इद्दत वाजिब नहीं है और कोई निकाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक दिखावा था। प्लीज मुझे मत छुएं। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब यार इनके पास सिवाय ज़बरदस्ती के और कोई रास्ता न था। इसे ज़बरदस्ती इसका हाथ थामा और घसीटते हुए अपने साथ ले आया। गाड़ी से निकलकर कमरे में बंद हो गई थी। वो सारे रास्ते मुसलसल रोती रही थी। यारम इसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो इसी की बात नहीं समझ रही थी। पहले यारम ने इसे अकेले रहने दिया। शायद ये झटका इसके लिए बहुत बड़ा था। ने पहले निकाह को सब कुछ समझे हुए थी, इसी के लिए वो निकाह अहमियत रखता था। फ्लैट में हुए यारम के साथ निकाह को वो सिर्फ एक यारम की जिद समझ रही थी। वो तो कुछ नहीं जानती नहीं ना, इसका पहला निकाह ही नहीं था। वो सिर्फ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था। क्या हुआ यारम, सब ठीक तो है? रूह को कैसे पता चला कि सर ने इससे पूछा। फुरकान की वजह से। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे हाथों जरूर कत्ल होगा, यारम ने गुस्से से बोला। अपना गुस्सा कंट्रोल करो यारम, इससे ज़्यादा तुम्हारी गलती है। तुम्हें रूह को पहले ही एतबार में ले लेना चाहिए था। तुम्हें ये सच्चाई से पहले ही बता देनी चाहिए थी। यार ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तुम्हें निकाह के फौरन बाद इसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब वो क्या कह रही है? मेरा मतलब है, तुमसे इसने क्या कहा? इस निकाह को कबूल करती है या शेख को ही अपना शौहर मान रही है? हसन ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैं इसकी सोच नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो हमारे रिश्ते को किस तरह से ले रही है। मुझे बस ये पता है कि तुम इसे समझाओ कि मैंने इसे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं इसे नहीं मारता तो वो शेख इसके साथ ना जाने क्या करता। प्लीज़ समझाओ कि वो शेख इसका शौहर नहीं। इसे समझाओ, इसका शौहर मैं हूँ। यार बेचैनी से बोला था, खिजर इसकी हालत समझ रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो अब तक कमरे में है, दरवाज़ा नहीं खोल रही, क्या करोगे? यार ने कमरे की तरफ इशारा किया।
चाबी दो मुझे, मैं संभाल लूँगा, मैं समझा लूँगा इसे, तुम टेंशन फ्री हो जाओ और मेरी बात समझेगी। वो इसे दिलासा देकर जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शाला मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे सही की पहचान बताएं, क्या सही है क्या गलत। अगर यार मेरे शौहर है तो वो कौन था? मेरे शौहर को मेरे शौहर ने ही कत्ल कर दिया। मैं क्या करूं? क्या मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? क्या यारम मेरे साथ मेरा रिश्ता नाजायज़? यारम के साथ इसके फ्लैट में बिना किसी रिश्ते के 2.5 महीने मैंने अपना शौहर समझती रही, बिना किसी रिश्ते के इनके करीब जाती रही। इनके कमरे में, इनके घर में मुझे शेख के हाथों बेचा गया था। क्या यारम ना होते हुए भी ना जाने मुझे किस किस कमरे में भेजा जाता, किस किस के बिस्तर की जीनत बनाया जाता। यारम ने मेरी इज्जत बचाई है, वो मेरे मुहाफिज हैं। लेकिन मेरे इतने करीब रहकर मुझे सच्चाई ना पता कर उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैं किसी और के निकाह में थी। यार मुझे अपने साथ क्यों रखा? क्या उन्होंने मेरी वजह से शेख को कत्ल कर दिया? क्या वो आदमी सच कह रहा था? किसी और के निकाह में होते हुए यारम ने मुझसे निकाह कर लिया। लेकिन निकाह के ऊपर निकाह तो जायज़ ही नहीं। क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता जायज़ है? वो यही सब सोच रही थी जब दरवाज़ा खुला। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।